देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग कंसाइनमेंट कर रहे थे जहां पर हम लोगों ने गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऑन कॉस्ट बेसिस जो है वो कर लिया है, ठीक है। अब और एक कंसेप्ट होता है कि अगर कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स भेज रहा है वो कॉस्ट में नहीं, मतलब हम बताते हैं, देखो उस पे स्टोरी बताते हैं। एक होमवर्क भी यहाँ पर था, ठीक है, ये भी हम लोग कर लेंगे। फिलहाल इसको हटाते हैं, ठीक है, मुझे याद रहेगा, ये हम लोग कर लेंगे। पहले आज हम लोग जो नया कंसेप्ट है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट कुछ ऐसा है। व्हेन कंसाइनर डज नॉट वांट टू रिवील द कॉस्ट ऑफ गुड्स टू कंसाइनी and so invoices goods at price which is higher than the cost price that is on invoice प्राइस, ठीक है। ये वाला जो है ये आज हम लोग मेनली इसी चीज को समझेंगे, ठीक है, इसी पे हमारा क्वेश्चन होगा। तो ये मैंने एक बार लिखवा दिया, हम समझाएंगे, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक इनवॉइस प्राइस का बात आया है, ठीक है। अब ये इनवॉइस प्राइस क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अचानक से इनवॉइस प्राइस का बात क्यों आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कंसाइनर जो है वो कंसाइनमेंट में क्या होता है। हम लोग कंसाइनमेंट अभी तक कर चुके हैं, ठीक है, ये आज हम लोग का 4th क्लास है। हम लोग कंसाइनमेंट में क्या देखते हैं, दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, कंसाइनर और कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनर और कंसाइनी। जहां पर कंसाइनी अपना स्टॉक कंसाइनर सॉरी कंसाइनर अपना स्टॉक कंसाइनी को भेजता है ताकि वो मतलब कंसाइनमेंट बिजनेस कर सके, ठीक है। मतलब अपने देखो कंसाइनर अगर अपने ही जगह पे स्टॉक को बेचता है तो वो क्या बिजनेस होता है, बोल सकते हो। कंसाइनर जब अपना स्टॉक अपने ही जगह पे बेचता है तो उसे हम लोग बोलते हैं B2C बिजनेस, है ना। B2C बिजनेस बोलते हैं ना, बिजनेस टू कस्टमर। मतलब कंसाइनर जब खुद बेच रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब तब वो कंसाइनर तो होगा नहीं। मतलब इसको कैसे हम लिखे, देखो डायरेक्ट जो कंसाइनर है वो डायरेक्ट भी बिजनेस कर सकता है, कंसाइनमेंट बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है। अगर वो कंसाइनमेंट कर रहा है तभी उसे कंसाइनर मतलब हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि कंसाइनर अपने जगह पे अपने प्लेस पे भी तो जो है वो बेच सकता है, ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो अपने प्लेस पे भी तो बेच सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट बिजनेस कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट बिजनेस कर रहा है। अगर कंसाइनर डायरेक्ट बिजनेस कर रहा है, मतलब मान लो कंसाइनर वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अब वो वेस्ट बंगाल से जब प्रोडक्ट कहीं और भेजता है, मान लो वो भेज रहा है दिल्ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जब भेज रहा है तो वो क्या कर रहा है, किसी के थ्रू से अपना प्रोडक्ट बिकवाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन वो अगर वेस्ट बंगाल में भी प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो डायरेक्ट बिजनेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, और सेल करके क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। और इस तरीके के बिजनेस को हम लोग बोलते हैं B2C, है ना, बिजनेस टू कस्टमर। मतलब बिजनेस जो है कस्टमर के साथ डायरेक्टली खुद को लिंक कर रहा है। लेकिन जब हम लोग कंसाइनी के थ्रू से करते हैं, मतलब कंसाइनमेंट बिजनेस करते हैं, तो कंसाइनमेंट बिजनेस जो है वो इनडायरेक्ट होता है। और कंसाइनमेंट बिजनेस को क्या बोलते हैं, जब कंसाइनी के थ्रू से करते हैं तो हम लोग इसे बोलते हैं कंसाइनमेंट, ठीक है। अब कंसाइनमेंट में जो होता है वो होता है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। B2B का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। बेसिकली हम लोग किसी और बिजनेसमैन को, मतलब कमीशन एजेंट जो खुद भी तो बिजनेस ही करता है, बिजनेस करता है मतलब दूसरों का प्रोडक्ट बेचता है, बदले में कमीशन लेता है। तो ये हम लोग डायरेक्ट नहीं सेल कर पा रहे ना कस्टमर को, B2C तो नहीं है। तो इस तरीके के बिजनेस कैटेगरी को बोला जाता है B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये सेल करते हैं डायरेक्ट बिजनेस में, इसमें क्या करते हैं, इसमें सेंड करते हैं। मतलब हम कंसाइनर के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब हम ये बात जो है कंसाइनर के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। कंसाइनर
वेस्ट बंगाल में अगर बेच रहा है मेरे एग्जांपल के तौर पे, तो वो डायरेक्ट बिजनेस कर रहा है। किसको बेच रहा है? कस्टमर को बेच रहा है, तो बिजनेस टू कस्टमर हो गया, ठीक है। और सेल करने से क्या कमाएगा? वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, सेल करके प्रॉफिट कमाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो डायरेक्ट नहीं सेल कर पाएगा, यहाँ पर वो किसी अदर पर्सन को बेच रहा है जो कस्टमर को बेचेगा, ठीक है, जो उसके वहां पे कस्टमर को बेचेगा, जिसका नाम है कंसाइनी या फिर कमीशन एजेंट। और इस तरीके के बिजनेस को कंसाइनमेंट बोलते हैं, जो हो गया B2B, बिजनेस टू बिजनेस। और यहाँ पर जो है स्टॉक सेंड किया जाता है, यहाँ पर स्टॉक सेल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट जो है वो अनरियलाइज्ड होता है, ठीक है, मतलब बाद में रियलाइज्ड होता है। प्रॉफिट इज अनरियलाइज्ड, मतलब भेजने पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है, अनरियलाइज्ड। मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये बिजनेस करके प्रॉफिट नहीं कमाते हैं तो फिर ये बिजनेस क्यों करेंगे, बात ऐसा नहीं है। बात ये है, हम ये बोलना चाह रहे हैं, सेल करने पे प्रॉफिट मिलता है बट सेंड करने पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है। वो जस्ट एक एक्टिविटी है कि सेंड किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, तो ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस प्रॉफिट को हम लोग बोल सकते हैं नोशनल प्रॉफिट, ठीक है। इसका नाम होता है नोशनल प्रॉफिट, जिसका और एक नाम भी हम लोग दे सकते हैं एज्यूम्ड प्रॉफिट। यहाँ पर दे दे एज्यूम्ड प्रॉफिट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं लोडिंग, ठीक है, इसका और एक नाम भी है लोडिंग। अब हम बताते हैं कि लोडिंग क्या होगा। पहले इतना समझ लो कि जब हम लोग डायरेक्ट बिजनेस करेंगे तो बेच देंगे कस्टमर को प्रोडक्ट, तो हम लोगों को प्रॉफिट तुरंत अर्न हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग कंसाइनमेंट बिजनेस करेंगे तो हम लोग जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो हमें इंस्टेंट तो नहीं मिलता है, बाद में मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट जो है तब भेजने पे अनरियलाइज्ड रहता है, ठीक है। क्या भेजने पे हम लोग कोई प्रॉफिट लगाते हैं? तो अभी हम वही बोल रहे थे, देखो, when consignor does not want to reveal the cost of the goods to consignee, मतलब कंसाइनर ये नहीं चाहता है कि कंसाइनी को पता चले कि वो कितना प्रॉफिट कमाता है। कैसे कंसाइनी को पता चल जाता है? जैसे मान लो कंसाइनर बोल रहा है मेरा 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आप इसको 120 में या फिर इससे ज्यादा में हो सके तो बेच दीजिएगा, ठीक है। तो कंसाइनी को ना पता चल गया कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया है 20 रुपीज, ठीक है। अब कंसाइनी क्या कर सकता है? कंसाइनी को क्योंकि पता चल रहा है इनका प्रॉफिट 20 रुपीज है, तो कंसाइनी बोल सकता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा कमीशन कम है, कमीशन और भी बढ़ाइए, मतलब ये सब डिमांड कर सकता है। आप तो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे, 100 के चीज पे 120 कमा रहे। तो ये क्या है? सीक्रेट, ठीक है। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता, या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कितना एक्चुअली प्रॉफिट कमाते हैं ये किसी को पता चले। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है? व्हेन कंसाइनर डज नॉट वांट टू रिवील द कॉस्ट ऑफ गुड्स टू कंसाइनी एंड सो इनवॉइसेस गुड्स, यहाँ पर इनवॉइसेस का मतलब है भेजना, इनवॉइसेस गुड्स एट प्राइस विच इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस दैट इज ऑन इनवॉइस प्राइस। तो फिर कंसाइनर ये डिसाइड कर सकता है कि हम ये अपना जो स्टॉक भेजेंगे ना, इस पे हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके भेजेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको भेज देते हैं 100 + 10 करके, और हम बोलेंगे 110 का स्टॉक है, आप 120 में बेचिए, लेकिन मुझे पता है मुझे वो 100 का ही पड़ा। मतलब बात समझ में आ रहा है? कंसाइनर ने एक्चुअली वो 100 रुपीज का ही खरीदा है प्रोडक्ट, लेकिन वो कंसाइनी को बोल रहा है नहीं, मेरा प्रोडक्ट 110 का है, आप उसे 120 में या उससे ज्यादा में बेचिए। तो अब कंसाइनी को क्या लगेगा? प्रॉफिट कितना हो रहा है, बताओ। अब कंसाइनी को क्या लगेगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? अगर ये कंडीशन की जगह ये कंडीशन करके भेजा जाए तो कंसाइनी को क्या लगेगा? एक प्रोडक्ट बेच के क्या प्रॉफिट है, अगर वो 120 में बेच रहे हैं तो, ठीक है, 10 रुपीज। 10 रुपीज, करेक्ट, 10 रुपीज लगेगा, प्रॉफिट है। अब क्या हुआ? लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट कितना है? मतलब कंसाइनर का प्रॉफिट ही तो एक्चुअल प्रॉफिट है ना। ये तो कंसाइनी को लग रहा है अच्छा 10 रुपया कमा रहा है, लेकिन कंसाइनर का तो बिजनेस है, तो एक्चुअली बोलो इनका प्रॉफिट कितना है? 20 रुपीज। 20 रुपीज, ठीक है। तो एक्चुअली तो प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज, जो कि इन्होंने हाइड कर दिया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया, कॉस्ट पे लोड लगा दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं लोडिंग, ठीक है, इसको लोडिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, लोडिंग या अनरियलाइज प्रॉफिट या नोशनल प्रॉफिट। अब इसका मतलब समझ में आएगा क्यों इसे अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं, बताते हैं। देखो, इसी चीज को बोला जाता है लोडिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं लोडिंग। अब देखो, जब कोई 100 का चीज 110 करके भेज रहा है, ठीक है, बेच नहीं रहा है, भेज रहा है, सेंड, तब ये जो 10 रुपीज का प्रॉफिट ऐड हुआ है ये एक्चुअली अनरियलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि
कोई ओनर मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोलो, ओनर बोलो, क्या वो खुद से खुद प्रॉफिट कमा सकता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी भी हमें अलाउड ही नहीं किया जाता है कि हम लोग खुद ही एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसका प्राइस बढ़ा रहे हैं, फिर हम लोग बोलेंगे हम लोग 10 रुपए कमा लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट क्या है? ये प्रॉफिट जो है ये रियलाइज नहीं हुआ। रियलाइज कब होता है? जब कस्टमर को बेच देंगे तब रियलाइज होगा। तो अभी ये प्रॉफिट ही तो है, एक तरह का प्रॉफिट ही तो है, जो कि रियलाइज्ड नहीं है। ठीक है, ये अनरियलाइज्ड हालत में, इसे हम लोग एज्यूम्ड प्रॉफिट या नोशनल प्रॉफिट या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके को प्रॉफिट को हम लोग लोडिंग बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, अगर हम लोग एक छोटा सा अकाउंट बनाए, तो जब ये वाला सिचुएशन था कि 100 का चीज 120 में बेचने बोल रहे, तो हमारा प्रॉफिट 20 था, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर बाई कंसाइनी बोल के यहाँ पर सपोज लिख दिया सेल, कंसाइनी बोल के सेल लिख दिया 120 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना बुक करेंगे, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बुक कर लेंगे हम लोग 20 रुपीज। ठीक है, चलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 का सेल कर दिया 100 का प्रोडक्ट को। ठीक है, तो 20 रुपीज का प्रॉफिट अर्न हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन में कर रहे थे। हाँ, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक वगैरह, ये समझाने के लिए। लेकिन ये कौन सा अकाउंट बनाया मैंने, कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया। अब हम फिर से कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, दूसरे वाले कंडीशन के लिए। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे देखो, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये कितना है, इनवॉइस प्राइस पे भेजा है तो उसी पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे कंसाइनी को ये नहीं दिखाना है ना कि वो एक्चुअली 100 रुपए का है। और यहाँ पर लिखेंगे बाई कंसाइनी, बाई कंसाइनी बोल के यहाँ पर सेल हो जाएगा, कितने का सेल हो जाएगा 120, मैंने वही रखा है प्राइस। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, देखो कितना आ रहा है, 10 रुपीज आ रहा है। ठीक है, 10 रुपीज आ रहा है, लेकिन ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। क्यों, देखो दोनों केसेस में हमारा यहाँ पर, अच्छा इनको दिख रहा है 10, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट कितना है, क्यों हम बोल रहे हैं गलत आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉफिट तो हमारा 20 रुपीज है, लेकिन ये हमारा 20 रुपीज नहीं शो कर रहा है। इस तरह से अकाउंटिंग करने पे ये हमें 10 रुपीज का प्रॉफिट शो कर रहा है, जो कंसाइनी को दिख रहा है। लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बना रहा है, कंसाइनर, उनको तो उनका ट्रू प्रॉफिट दिखना चाहिए, उनको तो पता है कि मेरा प्रॉफिट इसका 20 रुपीज होने वाला है, क्योंकि ये मेरा 100 रुपए का चीज था। तो फिर वो अकाउंटिंग में ऐसा क्या करे ताकि ये 10 की जगह 20 हो जाए, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली लॉजिक क्या बोल रहा है, लॉजिक ये बोल रहा है कि जब हम लोग 10 रुपीज प्रॉफिट लगा के भेज रहे हैं, तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को एलिमिनेट करो। ठीक है, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, इसको एलिमिनेट करो, क्योंकि ये प्रॉफिट तभी रियलाइज्ड होगा जब हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये फालतू का एज्यूम्ड प्रॉफिट है, फालतू का नहीं मतलब ये एक लॉजिक है बिजनेस करने का, ये एक सीक्रेट है, ये एक सिस्टम है। तो ये क्या है, ये प्रॉफिट को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अगर तुम लोगों ने कभी भी सुना है नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो कि हमें ये बताता है कि किस तरह से स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। स्टॉक का वैल्यूएशन, तो स्टॉक का वैल्यूएशन हमें हमेशा किया जाता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, हमेशा लोअर वैल्यू पे कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक्चुअली तो यहाँ पर कॉस्ट का प्राइस 100 है, 110 तो है नहीं, वो तो हम लोग लोडिंग लगा के कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग 10 रुपीज करते हैं, देखो हम मैथमेटिकली बताते हैं, तो ये 120 की जगह ये 130 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 130 होगा, इसको भी काट के ही लिखते हैं, यहाँ पर 130 होगा, तो ये बैलेंस करके ये 20 आ जाएगा। लेकिन इस 10 को क्या लिखे, ये 10 क्या है, किस लिए गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 10 रुपीज प्रॉफिट लगा रहे हैं, जो कंसाइनी को नहीं बताना चाह रहे, लेकिन इसका एडजस्टमेंट भी हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने का मतलब यहाँ पर लॉजिक क्या होगा जर्नल एंट्री का, जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जिस तरह से इसका एंट्री कर रहे हैं जस्ट इसका ऑपोजिट करना है, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है प्रॉफिट को। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, और यहाँ पर लिखना चाहिए लोडिंग। ठीक है, ये रूल्स है, हमें जस्ट इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, ये लोडिंग बोल के लिख देंगे, तो हम लोग का यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो शो करेगा हमें। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट हमें इस तरीके से शो करेगा। तो ये क्या है, ये बिजनेस का तरीका है और कुछ नहीं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे एजेंट को पता चले कि हम लोग एक्चुअली कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कोई भी नहीं चाहता है, कोई बिजनेसमैन ही नहीं चाहेगा कि उसके एजेंट को एकदम एक्चुअल उसका प्रॉफिट पता चल जाए, नहीं तो वो डिमांड करेगा तो फिर इसका क्या बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, अगर वो डिमांड करेगा तो मतलब वो उसको तो लगेगा 10 रुपीज का प्रॉफिट है, जबकि ये 20 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है,
तो इसीलिए क्या कर सकता है कंसाइनर अपने स्टॉक में लोडिंग लगा के, ठीक है, इस प्रॉफिट का नाम है एज्यूम्ड प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट या लोडिंग, लोडिंग लगा के अपने स्टॉक को जो है कंसाइनी तक पहुंचाता है। और इससे क्या होता है, इससे उसका प्रॉफिट जो है हाइड रहता है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट हाइड हो जाता है, कंसाइनी को नहीं पता चलता कि एक्चुअली ये कितना प्रॉफिट कमा रहे। ये इनके बिजनेस के लिए मतलब एक मतलब बोल सकते हैं एक टेक्निक, जैसे हम लोग बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं वैसे इनका बिजनेस का टेक्निक इस तरीके से है, ठीक है, ताकि ये अपना प्रॉफिट रिवील ना करे। कोई भी अपना प्रॉफिट रिवील नहीं करना चाहता है, ठीक है, ये नॉर्मल बात है, कोई भी अपना प्रॉफिट रिवील नहीं करना चाहे। अच्छा, अब कंसाइनी के हमेशा जो सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा उसमें बेचेगा नहीं, इसका तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है। अगर वो इससे ज्यादा में बेचेगा तो हो सकता है उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और एक चीज भी बताते हैं तुम लोगों को, यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस एक्चुअली कैसे बनेगा। कॉस्ट प्राइस जितने भी हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं प्लस लोडिंग, कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग इक्वल टू क्या होता है, इनवॉइस प्राइस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, जो कि अभी अभी मैंने तुम लोग को समझाया, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग को लैंग्वेज मिलेगा कि इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजा गया है, मतलब समझ लो कि कॉस्ट पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट लगा के, मतलब जिसको लोडिंग भी बोलते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट समझने से मतलब है। कभी कभी बोलते बोलते प्रॉफिट भी बोल दिया जाता है, जबकि इसका नाम एज्यूम्ड प्रॉफिट है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, मतलब इतना प्रॉफिट आएगा फ्यूचर में, ठीक है। और सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या हो सकता है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर ऐसे हो सकता है, देखो सेलिंग प्राइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस प्लस सरप्लस, ठीक है, प्लस सरप्लस, मतलब ये इनवॉइस प्राइस प्लस सरप्लस, मतलब और एक्स्ट्रा जो प्राइस पे बेचने के लिए बोल रहे हैं। मतलब मेरा कंसेप्ट समझो, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल तुम लोग को दिया अभी जो क्वेश्चन में, वही हम बता रहे, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ये देखो, मैंने बोला कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, लोडिंग 10 रुपीज लगा रहे, तो इनवॉइस प्राइस 110। अब हम अपने कंसाइनी को बोल रहे हैं 120 में बेचो, ठीक है, 120 में बेचो, तो सेलिंग प्राइस 120। तो सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड हुआ, इनवॉइस प्राइस पे हम लोगों ने और भी एक्स्ट्रा 10 रुपीज लगाए, इसको हम लोग सरप्लस बोल सकते हैं, ठीक है। सरप्लस या प्रॉफिट भी बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं क्योंकि ये जो है ये प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट लगाए और भी एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट लगाए, ठीक है। जैसे इसका नाम स्पेसिफिकली लोडिंग है ना, है तो ये भी प्रॉफिट, वैसे इसका नाम सरप्लस है, वैसे ये भी प्रॉफिट ही है, ठीक है। सेलिंग प्राइस का मतलब नॉर्मली क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट का यहाँ नाम बदल इसीलिए जा रहा है क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो और भी जो एक्स्ट्रा प्राइस हम लोग लगाने बोल रहे हैं ना, मतलब देखो वैसे तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना, 100 का 10 ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं 120 में बेचो, ठीक है। तो 120 में अगर बेचेंगे तो हम लोग इस सेलिंग प्राइस को कैसे बोलेंगे, इनवॉइस प्राइस प्लस इसका नाम हम लोग सरप्लस दे सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट भी बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो कंसाइनी है क्या वो स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस पे ही बेचेगा, इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकता, बिल्कुल बेच सकता है। अगर उसे जो है ओवरराइडिंग कमीशन मिलता है तो वो बेच सकता है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। अगर उसको लगता है कि हम ज्यादा में बेचेंगे और कंसाइनर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दे देगा, ऐसा उनको लगता है तो वो बेच सकता है। ऐसा कोई फिक्स थोड़ी ना है कि 120 में बेचेगा, जैसे हम लोगों ने आगे भी क्वेश्चन किया ना, तो 120 से ज्यादा में भी तो बेच सकता है, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो इनवॉइस का यही कंसेप्ट है, ठीक है, इनवॉइस प्राइस का यही कंसेप्ट है। क्यों इनवॉइस पे जो है सेल परचेज का बात आया कि क्यों किया जाता है, तो इसका हम लोगों ने कंसेप्ट समझा कि क्यों किया जाता है। तो इसका करने का लॉजिक बस इतना ही है कि हम लोग ये रिवील नहीं करना चाहते हैं कि एक्चुअली हम लोग का प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग को अपना अकाउंट सही तरीके से बनाने के लिए, जो कि मैंने प्रूफ करके दिखाया, जहां जहां लोडिंग इंक्लूडेड है वहां से हमें लोडिंग को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जहां जहां लोडिंग इन्वॉल्व है वहां वहां लोडिंग एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। एलिमिनेट लोडिंग फ्रॉम स्टॉक, ठीक है, जहां भी इंक्लूडेड है हर जगह से करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस आता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी किया है, एबनॉर्मल लॉस, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड एट कॉस्ट, ठीक है। हमें इसको लोडिंग में दिखाने का जरूरत नहीं है, मतलब लोडिंग में दिखाओगे फिर से लोडिंग को एलिमिनेट करोगे, एबनॉर्मल लॉस जो होगा उसको हम लोग कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लोडिंग पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, लोडिंग होगा तो एलिमिनेट कर देंगे। पॉइंट समझ में आ जाएगा, एक बार लिखो, जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, कंसाइनमेंट में जो भी इनकम होगा या फिर कंसाइनमेंट के लिए जो भी एक्सपेंसेस होगा अदर देन गुड्स सेंड, ठीक है, मतलब स्टॉक जो भेज रहे हैं उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस या इनकम होगा हैव नो रिलेशन विथ आईपी, मतलब इनवॉइस प्राइस, कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब है इसमें कोई एलिमिनेशन का जरूरत नहीं होगा। कहाँ कहाँ एलिमिनेशन करना है वो चीज हम बता रहे हैं कि इसमें कोई एलिमिनेशन का जरूरत नहीं होगा। जैसे कि मान लो कोई एक्सपेंसेस किया है कंसाइनर ने, कंसाइनी ने कुछ किया है, ये सब में देखो कंसाइनी के वाले में तो कुछ हमारा लोडिंग का बात नहीं आ रहा है, कोई अपने एक्सपेंसेस में लोडिंग नहीं लगाता है। लोडिंग किस में लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को जो है रिवील नहीं करना है, इस वजह से सिर्फ अपना स्टॉक का कॉस्ट में लोडिंग ऐड करके उसको प्राइस बढ़ा के दिखाएगा ताकि उनको प्रॉफिट कम दिखे, ठीक है, सिर्फ उसी जगह पे हमें एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने पे जो हमारा मतलब हम एक छोटा सा यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, देखो लेजर, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, हम सिर्फ मेन मेन पॉइंट दिखा रहे हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अगर ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये इनवॉइस प्राइस का है तो इसमें लोडिंग इंक्लूडेड होगा, तो उस लोडिंग को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए एंट्री क्या होगा, मैंने क्या बोला, जस्ट हमें ऑपोजिट एंट्री करना है। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कर देना है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, लोडिंग, ठीक है, तो लोडिंग एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर लोडिंग के हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, मैंने जैसे यहाँ पर इनवॉइस प्राइस लिखा है तो यहाँ लोडिंग लिख देते, मतलब यहाँ लोडिंग अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट कॉलम में लोडिंग आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर तुम लोग को दिखाया। ये देखो, ये लोडिंग के साथ ही ये इनवॉइस प्राइस है, तो यहाँ पर हमें पहले 10 रुपीज से अपना जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, क्योंकि ये प्रॉफिट थोड़ी ना रियलाइज हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग 10 रुपए कमा लिए, इस पे 10 रुपए लगा दिए तो 10 रुपया अर्न हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जब सेल होगा तब अर्न होगा, इसलिए तो नोशनल है। और मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि कंसाइनी ने कोई स्टॉक रिटर्न किया है, सपोज ऐसा, अभी तक हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर कंसाइनी स्टॉक रिटर्न करेगा तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो रिटर्न का एंट्री करेंगे, तो रिटर्न का एंट्री होगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि रिटर्न का एंट्री क्या होगा, जब कंसाइनमेंट में स्टॉक भेज रहे हैं तो कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अब जब रिटर्न होगा तो एंट्री क्या होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न, ठीक है। अब रिटर्न कैसे होगा, आईपी में ही होगा, किसी को अगर हम 110 रुपीज का स्टॉक भेज रहे हैं, अगर वो मुझे रिटर्न कर रहा है तो वो 110 में ही हमें दिखाना पड़ेगा, जब रिकॉर्ड 110 पे हुआ है तो रिटर्न भी 110 पे दिखाएंगे, लेकिन उसपे भी तो लोडिंग इंक्लूडेड है, तो लोडिंग को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर लोडिंग आ जाएगा और उसका एंट्री क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, ये कौन सा, रिटर्न वाला। जबकि ये कंसेप्ट बहुत ही कम क्वेश्चन में मुझे दिखता है कि रिटर्न कर रहे हैं कंसाइनी, ऐसा कोई कंसेप्ट है, फिर भी अगर आ जाए तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कहां कहां लोडिंग आ सकता है, सिर्फ स्टॉक में आ सकता है, लॉजिक है, ठीक है, बाकी कहां आएगा, बाकी कहीं आने का सवाल ही नहीं, हम लोग अपना स्टॉक के प्राइस को बढ़ा के दिखा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है जिसको हम लोग लिखते हैं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है, ये भी किस पे रिकॉर्ड होगा, आईपी में ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है, तो इस पे जो लोडिंग है वो एलिमिनेट करेंगे तो वो इधर हो जाएगा। अब इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, स्टॉक रिजर्व, ठीक है, इसको हम लोग स्टॉक रिजर्व बोल के लिखते हैं। मतलब तुम लोग बोलोगे मैंने तो यहाँ पर बोला जस्ट ऑपोजिट लिखने से ही हो जाएगा, हाँ ऑपोजिट लिखने से ही हो जाएगा, बट इसके लिए जो स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज होता है, ऐसे लिख सकते हो टू कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ स्टॉक रिजर्व लिखने से भी होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि स्टॉक रिजर्व लिखने से होगा, ठीक है, ये लोडिंग वाला हो गया बस। और इसका मतलब ये नहीं कि इस अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा, सारी चीज जैसे पहले आते थे वैसे ही आएंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट आज हम लोगों ने सीखा वो हम बता रहे हैं कि क्या आने वाला है, ठीक है, वो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन करें हम लोग तो समझ में आएगा, देखो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो कि क्या कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन को एग्जाम्पल की तरह लो और भी अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि इलास्ट्रेशन 4, ठीक है, ये एग्जाम्पल वाला नहीं है, एग्जाम्पल क्वेश्चन 4 था, अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 4 करेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक मिनट, हाँ देखो क्या बोल रहा है,
Nike Sports Company of New Delhi consigned 100 shoes to Adidas Company of Ahmedabad costing 1500 each. ठीक है, इन्होंने क्या किया, दिल्ली से 100 शूज जो है कंसाइनमेंट में भेज दिया है अहमदाबाद में, जिसका कॉस्टिंग है 1500. कॉस्ट का मतलब होता है अपने पॉकेट से जो कैश आउटफ्लो होता है. ठीक है, कोई भी चीज हम लोग परचेस करने जा रहे हैं, जैसे मान लो आज तुम लोग जाके एक पेन खरीद रहे हो, मान लो पेन खरीदा 10 रुपीज का. ठीक है, तो ये 10 रुपीज क्या हो गया, तुम लोग का पेन का कॉस्ट हो गया. ठीक है, 10 रुपीज हो जाता है. कोई भी चीज को एक्वायर करने के लिए हम लोग जो अमाउंट पे करते हैं ना, वही उस चीज का कॉस्ट हो जाता है. फिर बोल रहा है इनवॉइस्ड. इनवॉइस्ड का मतलब यहाँ पर होता है भेजना. इनवॉइस्ड एट 2000 ईच. देखो, खरीदा खुद 1500 में, लेकिन जब गुड्स भेजा तो 2000 करके भेज दिया, मतलब 500 करके लोडिंग लगा दिया. ठीक है, 500 करके लोडिंग लगाया. क्यों? ताकि ये अहमदाबाद में एडिडास कंपनी को पता ना चले कि ये कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट. द कंसाइनर पेड फ्रेट 10,000. कंसाइनर जो खर्चा करते हैं जिसमें फ्रेट बता रहे, क्यों कर रहे हैं, ताकि जो शूज है वो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे. इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या है? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसका क्लेम मिल जाएगा. इंश्योरेंस कर रखा है इन ट्रांजिट का 1500. ड्यूरिंग द ट्रांजिट 10 शूज वेयर टोटली डैमेज. चलो, इसमें एबनॉर्मल लॉस भी मिल गया हमें कि 10 शूज टोटली डैमेज हो चुका है. ठीक है, तो ये हम लोग का एबनॉर्मल लॉस है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो, एडिडास कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शूज. तो 100 में से 10 जो है डैमेज हो गया, तो 90 शूज का डिलीवरी मिला होगा इनको. एंड पेड 1530 फॉर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का मतलब होता है जब प्रोडक्ट, मतलब ये वन टाइप ऑफ टैक्स है बोल सकते हो. जब प्रोडक्ट एक जो टाउन से दूसरे टाउन में जाता है, ठीक है, तब ये टैक्स देना पड़ता है. बेसिकली ये टैक्स है. ठीक है, इतना समझो. तो ये जो है एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है, जैसे देखो ये जा रहा है दिल्ली से अहमदाबाद, तो ये एक तरह का टैक्स है जो पे करना पड़ेगा. तो वो टैक्स पे किया है इन्होंने 1530. ठीक है, लेकिन रिकवर किससे करेंगे? इनसे, दिल्ली वाले से करेंगे. Adidas company sent a bank draft to Nike Sports Company for 50,000 as advance. अच्छा, जैसे मैंने बोला था सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला बात आ गया. ठीक है, इन्होंने डीडी किया है. डीडी डिमांड ड्राफ्ट, या फिर इसको बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं. इसका भी मैंने तुम लोग को बताया था. अगर कभी डिमांड ड्राफ्ट करोगे किसी रीजन से, तो देखना बैंक में जाके बोलोगे कि मुझे डीडी करना है, तो एक डीडी का फॉर्म दे देगा डिमांड ड्राफ्ट का. वहां पर जो भी लिखा हुआ रहेगा फिलअप करना है कि किसके नाम पे डीडी कर रहे हो, ऐसे करके होता है. तो इन्होंने एक 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट दिया है. क्यों दिया है? सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए. ठीक है, इसके बारे में मैंने तुम लोग को पहले भी बताया. एंड द लेटर ऑन सेंट एंड अकाउंट सेल्स. उसके बाद उन्होंने एक अकाउंट सेल्स भी भेजा. अब अकाउंट सेल्स कौन भेजेगा? जो कंसाइनी है. कंसाइनी कौन है? अहमदाबाद में एडिडास कंपनी. जहां पर उन्होंने क्या शो किया, शोइंग दैट 80 शूज हैड बीन सोल्ड एट द रेट ऑफ 2200. अच्छा, अब देखो, इन्होंने गुड्स भेजा 2000 का और ये गुड्स बेचा इन्होंने 2200 का. अब इन्होंने अपने मन से बेचा या फिर इनका इंस्ट्रक्शन था, कुछ तो होगा. शायद इन्होंने ही बोला होगा कि 2200 में बेच दो. ठीक है, या फिर इन्होंने जितने में बेचा उसका डिस्क्लोज कर दिया कि हम लोगों ने तो इतने में बेचा है. एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एडिडास कंपनी ऑन गोडाउन रेंट. यहाँ पर फिर से एडिडास कंपनी का कुछ बता रहा है. देखो, गोडाउन का रेंट है 2000. एडिडास कंपनी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन इनवॉइस प्राइस. अच्छा, अब ये सब लैंग्वेज हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अभी कमीशन कैसे दिया जा रहा है. जैसे बोलेगा हम लोग वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे. बोल रहा है 5% मिल रहा है, लेकिन इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा. ठीक है, ये करोगे तो समझ जाओगे. इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा, लेकिन एक चीज देखो, इनवॉइस प्राइस कितना है? 2000. तो 2000 रुपीज पर शूज जो है, मतलब पेयर ऑफ शूज होता है जो भी हो. ठीक है, तो ये 2000 करके जो पेयर ऑफ शूज का प्राइस है, उसके बेसिस पे 5% कमीशन मिलेगा. और 25% ऑन एनी सरप्लस. इसीलिए मैंने वहां लैंग्वेज सरप्लस लिख दिया था. सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस से जितना भी ज्यादा में इन्होंने बेचा होगा, उतने एक्सेस अमाउंट के लिए 25% कमीशन मिलेगा. जैसे हम अगर एक पेयर के लिए बताए, तो ये देखो 2200 में सेल हुआ और जबकि इनका इनवॉइस प्राइस था 2000. तो सरप्लस क्या है? सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस. तो ये क्या है? सेल प्राइस. ये क्या है? इनवॉइस प्राइस. ओवर मतलब एक्सेस, एक्स्ट्रा. तो माइनस करने से ही पता चलेगा 200. ठीक है, तो इस पे कितना मिलेगा? 25%. लेकिन ये तो मैंने एक शूज का दिखाया, मतलब एक पेयर का. ठीक है, शूज तो और एक कोई काम का नहीं है, वो पेयर ही होगा. तो जो भी हो, तो ये तो मैंने एक का बताया, लेकिन ऐसे हमें देखना पड़ेगा कि कितना सारा सेल किया
में सेल होता है तभी कमीशन मिलता है, चाहे वो किसी और तरीके से मिले, जो बिका नहीं उस पे थोड़ी ना कमीशन जाएगा, ये नॉर्मल बात हुआ। अब बोल रहा है देखो इंश्योरेंस क्लेम वाज सेटल्ड एट 14,000, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है, कर रखा था ना इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, क्लेम मिल गया है तो इनका लॉस कम होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो रिकॉर्ड करते हैं पूरा एबनॉर्मल लॉस ही रिकॉर्ड करते हैं, इसका यूज करते नहीं है, ठीक है। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, consignees account and the related working notes account in the books of the sports company, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मेनली कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बना के दिखाना, और बाकी हमें जो भी वर्किंग नोट करना पड़ेगा वो दिखाएंगे, ठीक है। चलो एक करके देखो कि कैसे होता है क्वेश्चन। देखो बाकी एज इट इज है, बस यहाँ पर कमीशन जैसे बोला है वैसे करेंगे, इसमें कोई नया बात तो नहीं है। देखो कमीशन हमें जैसे पे करने बोलेगा ना हम लोग वैसे ही करेंगे, वो तो होता ही है ना, बिजनेस में अपना अपना डील होता है कि कैसे करके कमीशन दिया जाएगा, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है। यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पर कर लेते हैं कंसाइनी बोला है तो एडिडास एंड कंपनी। और जो भी वर्किंग नोट होगा यहाँ पर बना लेते हैं। अच्छा देखो हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं, सबसे पहले जितना गुड्स भेजा गया उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाकी रूल सेम है, ठीक है। अच्छा हाँ एक चीज बता देते तुम लोग जब एग्जाम में करोगे तब लेकिन पूरा प्रोफोर्मा करना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर, ठीक है, वो इतना हम नहीं लिखते ताकि बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा कितना भेजा जा रहा है, देखो 100, 1,500 मत लिख दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि बताया है आगे पढ़ना है ना, हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो 1,500 का इनको पढ़ा वो इन्होंने 2,000 करके भेजा, तो 100 × 2,000 2 लाख, ठीक है। ये क्या है, ये इनवॉइस प्राइस पे है, चाहो तो ऐसे लिख दो, ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस पे है। जैसे ही हमारे स्टॉक में लोडिंग दिखा हम लोग उसको एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ जो लैंग्वेज लिखेंगे, मतलब इधर टू गुड सेंट ऑन लिखा है तो जस्ट इसको एलिमिनेट करने के लिए ऑपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर तुरंत लिखेंगे ताकि कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ये अगर हम लोग रिकॉर्ड करना भूल जाएंगे तो हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन का आंसर अगर कुछ आ भी जाता है, आ तो जाएगा ही, ठीक है, या तो इधर या तो इधर, लेकिन गलत होगा, ठीक है। उसका रीजन भी मैंने बताया, मतलब इलॉजिकल बात नहीं है। देखो प्रॉफिट तो 20 दिखना चाहिए, 20 सच में प्रॉफिट हो रहा है, हम 10 रुपीज का प्रॉफिट क्यों रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए तो यहाँ पर लिखेंगे। और एलिमिनेट करने का रीजन ये होता है ना, इसका भी लॉजिकल रीजन है। देखो एलिमिनेट करने का रीजन सिर्फ ये नहीं कि इसको मैचअप करने के लिए, ये तो एक रीजन है, दूसरा है 110 जब मेरा कॉस्ट है ही नहीं तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, लेकिन हम इसको इसीलिए दिखा रहे थे कि दूसरे को नहीं पता चले, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं 10 रुपीज करके यहाँ पर दिखाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और यहाँ पर लोडिंग लिखा जाता है। अब लोडिंग कितना है कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ शूज 100 है, ठीक है, और लोडिंग है हम लोग का 1,500 और 2,000 के बीच का गैप, यानी कि 500, ये लोडिंग हो जाएगा ना, क्योंकि 1,500 के प्रोडक्ट को 2,000 कर दिया गया तो लोडिंग 500 करके हो गया। अच्छा इसके बाद यहाँ पर कंसाइनर ने फ्रेट का खर्चा दिया है, तो कंसाइनमेंट में खर्चा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश या बैंक, बैंक लिखते हैं, हर जगह पे बैंक ही लिखते हैं नॉर्मली, टू बैंक। फ्रेट, फ्रेट का खर्चा 10,000, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन
ट्रांजिट ये 15 एक सेकेंड, हाँ 1500, ठीक है, ये 1500 हो गया, यहाँ तक रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, अब बोल रहा है 10 शूज जो है वो टोटली डैमेज हो गया, उसके लिए हमें क्या रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, बाई एबनॉर्मल लॉस। इस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, वहां से लिख लेंगे। अब देखो क्या ये आईपी पे रिकॉर्ड हो सकता है, देखो मैंने तो लिखा आईपी पे करने का जरूरत नहीं। अगर हम लोग इसको आईपी पे रिकॉर्ड करते हैं फिर इससे रिलेटेड लोडिंग को हमें यहाँ एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का तो हम लोग अलग से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम लोग इसको अगर कॉस्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर एलिमिनेट करने का जरूरत नहीं होगा, नहीं तो फिर इसका भी एलिमिनेशन का जरूरत होगा। इसीलिए एबनॉर्मल लॉस को मैंने लिख दिया है। देखो एबनॉर्मल लॉस हम लोग हमेशा कॉस्ट में ही कैलकुलेट करके लिख देंगे, ठीक है। इसमें हमें एलिमिनेट करने का जरूरत नहीं होगा, क्यों, देखो हम लोग ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर मतलब यहाँ पर टोटल जो स्टॉक है उसको तो एलिमिनेट कर चुके हैं, तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसको हमेशा कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो तो कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कितना हो रहा है। इनके पास डिलीवरी आ गया रिमेनिंग शूज का और इन्होंने 1530 ऑक्ट्रॉय ड्यूटी दिया, ठीक है। तो ये एडिडास एंड कंपनी को जाएगा, ये पैसा इनको हम लोग क्रेडिटर बनाएंगे कि हमें इनको देना पड़ेगा। तो देखो कितना है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी 1530। अच्छा, और क्या खर्चा किया है, बैंक ड्राफ्ट दिया इन्होंने, 50,000 एडवांस किया था, ठीक है, 50,000 एडवांस किया था, तो उसका एंट्री क्या होगा, इनके पास पैसा आएगा। कंसाइनर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगे कि मेरे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, किस बात का आया, एडवांस के लिए। तो एडवांस तो एडजस्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मेरे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे ऑन दैट मोमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडिडास एंड कंपनी, ठीक है, बाई बैंक एडवांस 50,000 का एडवांस लिया गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने बताया कि 80 शूज बेच दिया है 2,200 करके, तो सेल करने से इनके पास से पैसा ले लेंगे बाई, ये डेटर बन जाएंगे एडिडास एंड कंपनी, सेल प्रोसीड। कितने करके सेल हो गया, 80 2200, ठीक है। चेक करते कितना होगा, 1,76,000, ठीक है। ये सेल प्रोसीड से मिल गया। अब इसका हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर दें यहाँ पर, टू कंसाइनमेंट सेल प्रोसीड्स 1,76,000। अच्छा, ये भी लिख देते हैं बाई कंसाइनमेंट ऑक्ट्रॉय ड्यूटी 1530, ठीक है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी 1530। अच्छा, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस इनकट बाय एडिडास एंड कंपनी ऑन गोडाउन रेंट, ठीक है, गोडाउन रेंट भी दिया है तो इनको गोडाउन रेंट भी रिम्बर्स करना पड़ेगा, तो ये गोडाउन रेंट के लिए हमारे क्रेडिटर हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे गोडाउन रेंट, कितना था, 2,000 था शायद, एक बार देख लेते हैं, 2,000, ठीक है। तो ये भी हमारा क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा बाई कंसाइनमेंट गोडाउन रेंट 2,000, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो इसके नीचे नीचे कंसाइनमेंट के नीचे नीचे लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, बार बार कंसाइनमेंट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर कमीशन मिलेगा। अच्छा, कमीशन लेते हैं यहाँ पर, कमीशन का हम लोग बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर कमीशन कैलकुलेट करके लिखेंगे, इसको 2 बना लेते हैं, ठीक है, इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले कमीशन निकाल लेते हैं क्योंकि कमीशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी डेटा हम लोगों के पास अवेलेबल है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई कंसाइनमेंट, यहाँ पर कमीशन कैलकुलेट होके आएगा तो लिख लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग पहला वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। देखो कैसे कैलकुलेट होगा,
जैसे बोला है बस वैसे फॉलो करो। 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक है। एक कमीशन बोल रहा है, जो लिखा हुआ है हम वही लिख रहे हैं, देखो 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो 5% तो हमें पता है, 5% लिख लो, ठीक है। इनवॉइस प्राइस लिखना है, इनवॉइस प्राइस भी हमें पता है, एक एक शूज का इनवॉइस प्राइस है 2000 करके, ठीक है। लेकिन क्या उन्होंने एक शू बेचा है? नहीं, उन्होंने कितने सारे शूज बेचे? 80। तो जितना सेल हुआ है उस पे मिलना चाहिए। तो ग्रॉस सेल वैल्यू पे नहीं है, बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस पे, तो ये इनवॉइस प्राइस लगा लिया। ये क्या है? नंबर ऑफ शूज। तो यहाँ पर 2000 एक शूज का इनवॉइस प्राइस, 80 शूज का हो गया 1,60,000। इस पे 5% मिल जाएगा। तो बस लैंग्वेज फॉलो करो और हम लोग उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इतना हो गया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बोला है 25% ऑन एनी सरप्लस। अब सरप्लस कैसे निकालना है वो बता भी दिया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, तुम लोग को कोई यहाँ पर रटने का जरूरत नहीं कि इसको रट लो, हमें ऐसा नहीं बोल रहा है। यहाँ लैंग्वेज पढ़ने से तुम लोग समझ जाओगे कि सरप्लस कैसे निकालने के लिए बोला है। बोल रहा है 25% ऑन एनी सरप्लस ऑफ सेल्स प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो 25% ऑन सरप्लस, ठीक है। अच्छा, अब ये सरप्लस कैसे निकलेगा इसका भी बताया। सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखो हम लोग इसको फॉलो करते हैं। 25% ऑन सरप्लस, सरप्लस कैसे निकालना है? सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना है? 2000। सेल प्राइस कितना था? 2200, ठीक है। ये जो सरप्लस निकला, ये एक शूज के लिए निकला, मतलब एक पेयर के लिए। तो इंटू 80 करेंगे तो हमारा टोटल सरप्लस निकल के आएगा। तो 2200 माइनस 2000 इंटू 80 इंटू 25%, ठीक है। 4000 हो गया। तो टोटल कमीशन कितना होगा? ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, 8 और 4 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया टोटल कमीशन। टोटल कमीशन 12,000। ये 8,000 तुम थोड़ा सा इधर हटा के लिख लो, ठीक। टोटल कमीशन 12,000 हो गया। अब कमीशन हमें दो जगह पे लिखना है, लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख दिया 12,000 और यहाँ भी क्रॉस पोस्टिंग होने वाला है 12,000 कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा? अब देखते हैं आगे क्या बोला है यहाँ पर। इंश्योरेंस क्लेम सेटल डाउन बोल रहा है, ठीक है। तो वो तो हम लोग लिखते नहीं है, डायरेक्ट एबनॉर्मल लॉस ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक है कितना, जो एबनॉर्मल लॉस हुआ उसका क्या वैल्यूएशन है। तो ये थोड़ा सा सीखने वाला बात फिर से आएगा। देखो अभी तक हम लोगों ने आज नया क्या किया, ये अगर इनवॉइस पे है तो इसका लोडिंग निकाला। बाकी अगर देखो ये हम लोग पहले भी करते थे, ये भी हम लोग पहले करते थे, ये भी हम लोग पहले लिखते थे, ये भी हम लोग पहले लिखते थे, ठीक है। ये सब कुछ भी नया नहीं है। हाँ, कमीशन कुछ अलग तरीके से बोला है तो ये कोई मतलब जैसे बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होगा देखो। यहाँ पर हम लोग एक यूनिट का कॉलम करेंगे, जैसा मैंने स्ट्रक्चर बताया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉस्ट का भी कॉलम करेंगे, यहाँ पर एक इनवॉइस प्राइस का भी कॉलम करेंगे और यहाँ पर एक लोडिंग का भी करेंगे, ठीक है। ये सारा कॉलम इसीलिए कर रहे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ताकि तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। तुम लोग जैसा चाहो कर सकते हो, सारे कॉलम्स लिख के भी कर सकते हो, और या फिर चाहो तो लोडिंग का कॉलम एलिमिनेट कर कि कौन सा कॉलम नहीं भी करने से होगा। यहाँ हम डिटेल्स में बताएंगे कि ये सारे कॉलम्स को लेके ही बता रहे। तो सबसे पहले नॉर्मल जो भी एक्टिविटी होगा, सबसे पहले स्टॉक भेजा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने 100 यूनिट भेजे गए, ठीक है। अगर कॉस्ट का कॉलम मैंने क्योंकि बनाया है तो वो भी हम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सारे कॉलम्स बना लेते, बाद में बताएंगे क्या नहीं भी बनाने से चलेगा। अब कॉस्ट है 1500,
1500, देखो ना इस पे मल्टीप्लाई करो 1500, तो ये 4 टाइम्स 0 और यहाँ पर 15। अच्छा, और जो कॉस्ट हो गया इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस आया था यहाँ कैलकुलेट किया था हम लोग 2 लाख और लोडिंग 50,000। इनवॉइस प्राइस 2 लाख, लोडिंग 50,000, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, जैसे करते थे अब क्या हो रहा है, स्टॉक तो भेजना है लेकिन स्टॉक ऐसे ही नहीं चला जाएगा, क्योंकि जाना है दिल्ली से अहमदाबाद तो कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। तो कौन कर रहा है, कंसाइनर, वही भेज रहा है तो वो खर्चा करेंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। अच्छा, तो कंसाइनर का दो खर्चा था यहाँ पर हम लोगों ने देखा, फ्रेट और इंश्योरेंस 10,000 और 1,500, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10,000 प्लस 1,500, अलग अलग और नहीं लिख रहे, ठीक है। तो जब एक्सपेंसेस पे होगा, यूनिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, एक्सपेंस पे करने से यूनिट थोड़ी ना कम या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कॉस्ट में भी लिखेंगे, कॉस्ट में कितना आ जाएगा 11,500, इनवॉइस प्राइस पे भी लिखेंगे 11,500, ठीक है। लोडिंग में कुछ नहीं लिखना है। अब समझाते हैं, देखो मैंने क्या किया, क्योंकि ये क्वेश्चन आईपी का था तो इसीलिए ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा हुआ। ये तो हम लोग पहले भी बनाते थे, ये तो कोई नया बात नहीं है, ये तो हम लोग पहले भी बनाते थे, ठीक है। यहाँ शायद हम अमाउंट लिखते थे, अभी मैंने कॉस्ट इसीलिए लिखा ताकि इसके साथ इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सके, और कुछ नहीं। चाहो तो अमाउंट लिख दो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखो कि अगर हम लोग कॉस्ट के बेसिस पे देखें तो हमारा जो खर्चा है, आईपी के बेसिस पे देखें तो भी उतना ही खर्चा है। आईपी में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट पे कुछ लोडिंग लगा के अपने कंसाइनी को भेजा, ठीक है। इससे हमारा फ्रेट या इंश्योरेंस में थोड़ी ना कोई फर्क आने वाला है, कोई नहीं, ठीक है। अब लोडिंग क्या है, लोडिंग तो यहाँ पर ही है, इसमें थोड़ी ना कोई लोडिंग है, इसमें कोई एक्स्ट्रा थोड़ी अपना खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। जितना खर्चा वो उतना ही लिखेंगे। तो लोडिंग का कॉलम मैंने सिर्फ लोडिंग को दिखाने के लिए किया है, ताकि हम लोग जब लोडिंग को एलिमिनेट करेंगे ना, उसके लिए हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो लोडिंग यहाँ पर है ना, इसको अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये कॉलम भी साथ ही साथ बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टॉक भेजे गए, यहाँ पर लिखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, ठीक है। 100 यूनिट, यहाँ पर ये दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 5,001,6 1,61,500, ठीक है। और अगर हम लोग आईपी के साथ ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 2,11,500। यहाँ पर लोडिंग हम लोगों को कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि इससे हमारा कोई लोडिंग अभी नहीं बन रहा है। लोडिंग जो 50,000 है वही है, क्योंकि अब तो यहाँ पर कोई नया स्टॉक आया ही नहीं है लोडिंग के साथ कि हम लोग लोडिंग को कुछ लिखे, ठीक है। ये ऐसे ही रहने दो, ये समझने के लिए है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये गुड्स भेजा गया, अब कुछ स्टॉक जो है रास्ते में ही डैमेज हो गया, 10 शूज टोटली डैमेज, तो यहाँ पर लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। कितने सारे शूज, 10 शूज एबनॉर्मली लॉस हो गए, उसका हम लोग जो है वैल्यू निकालते हैं। देखो, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं 1,61,500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, ये करेंगे तो हमारा कॉस्ट कॉलम का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 220 हटा दो 1,6,1,5,0, ठीक है, इतना आ रहा है। ये हम ओरली कैलकुलेट कर लिए, ये देखो 2 2 0 हट गया ना, 1,6,1,5,0, ठीक है। ऐसे करके कर लो या फिर कैलकुलेटर पे कर लो। अगर हम लोग इसको आईपी में करते हैं तो भी निकल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं निकलेगा, तो भी निकल जाएगा। हम दिखाते हैं, वो भी हम करके दिखाते हैं। तब कैसे करोगे, इसके साथ इसका कंपेरिजन करना, 2,11,500 आईपी है 100 का, ठीक है। तो 10 का कितना हो जाएगा, तो 21,150, ठीक है। अब लोडिंग कैसे निकालेंगे, देखो जो 10 शूज डैमेज हुए उसका लोडिंग के साथ जो कॉस्ट है वो इतना है, ठीक है। लोडिंग वाला प्राइस इतना है और कॉस्ट प्राइस इतना है। तो आईपी से अगर हम लोग कॉस्ट लेस करेंगे तो ही तो हमें लोडिंग मिलता है, तो इससे लेस कर दो 16,150, तो हम लोग को लोडिंग मिल गया 5,000। वैसे मैंने बोला है कि हमें एबनॉर्मल लॉस को इस तरीके से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, हम लोग ये करेंगे तो ही हमारे लिए काफी है, ठीक है। फिर भी मैंने इसको भी करके दिखा दिया ताकि हम दोनों तरीके से तुम लोग को समझा दे। तो ये जो हम लोगों का स्टॉक लॉस हुआ, ठीक है, स्टॉक लॉस हुआ, उसका कॉस्ट इतना है, उस पे लोडिंग इतना है और उस पे आईपी इतना है। अब लोडिंग हम और एक तरीके से भी तुम लोग को बताते हैं, देखो एक एक शूज पे लोडिंग कितना है 500 करके, कैसे नहीं 500 करके है, चेक करते हैं।
हाँ 15 का, ये देखो 2000 में हम लोगों ने भेजा 1500 का स्टॉक, ठीक है, ये कॉस्ट था, ये आईपी है। तो लोडिंग कितना हुआ, 500 लोडिंग हुआ, 500 लोडिंग पर शूज पे, ठीक है, पर शूज पे। तो 10 शूज जो डैमेज हुए उस पे लोडिंग कितना होगा, 10 इंटू 500 यानी कि 5000। ऐसे भी निकाला जा सकता है, अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन ये तभी करेंगे ना जब यूनिट रहेगा। मान लो क्वेश्चन में यूनिट नहीं अवेलेबल है, तब तो ये प्रोसेस से नहीं होने वाला, तब ये इसको प्रोपोर्शनेट करके ही निकालना पड़ेगा, मतलब यूनिटरी मेथड से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें यूनिट पता है तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। इसको और एक तरीके से निकाल सकते हैं 10 इंटू 500 करके, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया, ठीक है, ये समझने के लिए इसको ना ऐसे कर देते हैं, ये समझने के लिए ऐसे भी निकाल सकते हो। अब ये 500 कैसे आया, ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा, ऐसे आया ना 2000 माइनस 1500, जिसके बेसिस पे तो हम लोगों ने यहाँ पर लोडिंग लिख रखा था, ठीक है। तो ये इतने सारे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि कितना स्टॉक पहुंच सकता है कंसाइनी के सिटी में। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक रीच्ड टू अहमदाबाद, ठीक है, कितना 90, माइनस करेंगे 90, इसको माइनस करते हैं, चलो देखते हैं कितना होता है। 1,61,500 माइनस 16,150, 1,45,350। अब किए हैं तो इसको भी कर लेते हैं। 211,500 माइनस 21,150, 1,90,350, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कंसाइनी ने जो भी नॉन रेकरिंग खर्चा किया है वो ऐड होगा, ऐड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बाय एडिडस एंड कंपनी। तो नॉन रेकरिंग क्या क्या होगा, इनका खर्चे का नाम यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, गोडाउन रेंट है, कमीशन। चलो कमीशन से तो कोई लेना देना है नहीं, गोडाउन रेंट हम लोग का रेकरिंग हो जाएगा, सिर्फ ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगेगा 1530, और तो कुछ था नहीं। यहाँ पर लिखते हैं 1530, ठीक है, 1530 का ऑक्ट्रॉय ड्यूटी दोनों जगह पे लिख दिया, क्योंकि दोनों तरीके से हम करके दिखा रहे थे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों का क्या आएगा, यहाँ पर तो कोई खर्चे में तो कोई लोडिंग होता नहीं है, ठीक है। ये 90 और इसका कितना हो जाएगा 88,641, 146,880, और यहाँ पर ये हो जाएगा 88,191, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, निकालते हैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। 80 शूज बिक गए हैं, तो 90 माइनस 80 तो कितना बचा 10, 10 शूज का हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे देखो, 90 का अगर इतना है 10 का कितना होगा, प्रोपोर्शनेट करके निकाल लो, 1,46,880 जैसे हम लोग निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 90, एक एक शूज का ये कॉस्ट आ रहा है, इंटू 10 करेंगे तो कॉस्ट पता चल गया 16,320, ठीक है। अच्छा और इनवॉइस प्राइस के हिसाब से देखें तो 1,91,880 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, 21,320, ठीक है। अब लोडिंग कितना है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका लोडिंग कितना है, तो 10 का अगर हम लोग यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाए उसके हिसाब से करेंगे तो फिर से 5,000 ही आना चाहिए। 10 शूज का 500 करके 5,000 ही आना चाहिए। क्या ये दोनों को माइनस करने से भी होगा, क्योंकि ये दोनों का गैप ही तो लोडिंग है, ठीक है, ये दोनों का जो डिफरेंस है वही तो लोडिंग है। तो यहाँ पर इससे इसको माइनस करके देखो कि 5,000 आता है कि नहीं, 21,320 माइनस 16,320, बिल्कुल 5,000 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये ना तभी हम लोगों का मतलब फ्रूटफुल होगा अगर यूनिट है क्वेश्चन में। बाई चांस अगर क्वेश्चन में यूनिट नहीं है तो ये वाला हम लोग ये इंटू करके नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 5,000 जो है स्टॉक का जो है यहाँ पर लोडिंग निकल के आ गया। अच्छा अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सब तो हो गया। अब हमें मेन मेन जो चीज चाहिए हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे एबनॉर्मल लॉस को हम लोग रिकॉर्ड जब करेंगे तो कॉस्ट पे ही करेंगे। अगर लोडिंग पे करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनवॉइस प्राइस पे करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम दोनों तरीके से दिखा देते हैं, फिलहाल मैंने जो बोला है वो हम करके दिखाते हैं और वहां पर वो पॉइंट भी ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, 16,150 पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस 16,150
50, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे बाई इन्वेंट्रीज लाइंग विथ एडिडास एंड कंपनी, मतलब कंसाइनी का बात हो रहा है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 से मिल जाएगा। इसको हम लोग इनवॉइस प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे। देखो मैंने बता दिया था ना कौन कौन सा हमें इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। वैसे वर्किंग में तो हमें सारा चीजें मिलता है, इनवॉइस प्राइस भी मिल रहा है, इनवॉइस प्राइस बिना भी मिल रहा है। गुड इवनिंग सोनू। गुड इवनिंग मैम। देखो तो यहाँ पर हम लोग एबनॉर्मल लॉस का जब वैल्यू पिक करेंगे तो कॉस्ट वाला करेंगे, मतलब 16,150, ठीक है। अच्छा वो तो लिख लिया मैंने। इन्वेंट्रीज का देखो 21,320 लिखेंगे, इसका इनवॉइस प्राइस पे ही लिखेंगे 21,320। अब क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड है तो इसका हमें लोडिंग एलिमिनेट करना पड़ेगा, जिसको क्या लिखा जाता है, टू स्टॉक रिजर्व बोल के लिख सकते हो, ठीक है, या फिर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बोल के लिख सकते हो। ये कितना है, ये 5,000 आया, अभी हम लोगों ने देखा ना 5,000 आया, ये रहा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो बन गया। अब यहाँ पर टोटल करते हैं, पता नहीं इधर आएगा कि इधर, चेक तो कर ले पहले। ऊपर 50,000, 16,150 प्लस 1,76,000 प्लस 21,320, 263,470 माइनस 5,000 माइनस 12,000 माइनस 2,000, 1,530, 1,500 और 2,10,000, 31,440 प्रॉफिट ही आ रहा है। 31,440, 2,63,470, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा जैसे हम बोल रहे थे, क्या इसको अगर हम लोग कॉस्ट में नहीं लिख के इनवॉइस में लिखते तो हमारा आंसर नहीं आता। देखो कैसे होगा, तब इनवॉइस प्राइस कितना होगा, 21,150। देखो हम बताते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू की जगह अगर हम लोग लिखते हैं सपोज, ठीक है, मतलब तुम लोग चाहो तो पेंसिल से करके रख सकते हो, यहाँ पर हम दिखाते हैं। इसके जगह अगर हम लोग लिखते हैं 21,150, ठीक है, तो ये टोटल हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 5,000 से, ठीक है। ये दोनों में गैप कितना है, 5,000 का है, तो ये 5,000 इंक्रीज हो जाएगा। और ये 5,000 एक्चुअली क्या होगा, ये देखो यहाँ पर एक काम करते हैं हम ना, ये वाले इंक से लिखते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा, तो मुझे दिखाने में सुविधा होगा, ठीक है। इसके जगह रेट से लिखते हैं 21,150 अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग का यहाँ पर टोटल आ जाएगा 5,000 ज्यादा हो जाएगा, उन दोनों का गैप 5,000 है, तो 2,63,470 प्लस 5,000, तो ये हो जाएगा 2,68,470 हो गया। अच्छा तो इधर अब देखो, जैसे ही हम लोगों ने लोडिंग वाला कुछ लिखा है, हमें लोडिंग एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इधर हमें लिखना पड़ेगा टू एबनॉर्मल लॉस लोडिंग बोल के, ऐसे टू एबनॉर्मल लॉस, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा लोडिंग बोल के, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 5,000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, देखो ये वाला टोटल हम लोग का कितना इंक्रीज हुआ, 2,68,470, ठीक है। यहाँ 5,000 से इंक्रीज हुआ, यहाँ 5,000, ओवरऑल आंसर एक ही होगा। तुम लोग चेक करके देखो, ओवरऑल आंसर एक ही होगा, मैथमेटिकली सोचो ना। मैंने यहाँ पर 5,000 एक्स्ट्रा किया तो ये 5,000 से बढ़ा, तो ये भी 5,000 से बढ़ गया, लेकिन इधर अगर 5,000 लेस हो रहा है तो ओवरऑल आंसर तो वैसे ही आएगा। लेकिन कुछ रूल्स है, रूल्स के हिसाब से हमें बोला जा रहा है कि एबनॉर्मल लॉस को हमें जरूरी नहीं है कि हम लोग इस तरह से रिकॉर्ड करें, ठीक है, उसका जरूरी नहीं है, हम लोग सिर्फ कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे तो ही चलेगा। फिर भी हम ये वाला रख दे रहे हैं, ठीक है। तुम लोग अपने
समझने के लिए इसका यूज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में जब भी करना है एबनॉर्मल लॉस को तुम लोग अलग से मतलब कॉस्ट में ही दिखाना, ठीक है, उसको तुम लोग इस तरीके से मत दिखाओ, ठीक है। बाकी दोनों केस में लेकिन आंसर एक ही आएगा, लॉजिकल है, ठीक है। इसमें भी तो अगर लोडिंग इंक्लूडेड है इसको हम लोग हटाएंगे, लेकिन ये वाला चीज तुम लोग को करना नहीं है, एग्जाम में तुम लोगों को हमेशा इसको कॉस्ट में ही दिखाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये वाला क्लोज कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। यहाँ पर देखते हैं 1,76,000 माइनस, ये सेल वैल्यू इनके पास है, लेकिन ये अपना 50,000 पहले दे चुके हैं एज एन एडवांस, तो ये वो डिडक्ट कर लेंगे। 1530 का ऑक्ट्रॉय डिडक्ट करवा लेंगे, 2000 का गोडाउन रेंट डिडक्ट कर लेंगे, 12,000 का कमीशन डिडक्ट कर लेंगे, मतलब 1,10,470, 1,10,470 टोटल 1,76,000। ये क्या हो गया, फाइनल पेमेंट, तो बाई बैंक फाइनल रेमिटेंस, ये पैसा इनको मिल रहा है, ठीक है। बाकी सब सेम है। हम लोग को क्या ध्यान रखना है, जहां पर लोडिंग लग रहा है उस लोडिंग को एलिमिनेट करना, और कहाँ कहाँ करना जरूरी है, गुड सेल, गुड रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, बाकी कहीं पर भी करने का जरूरत नहीं। इसका मतलब हम लोग को कौन कौन सा कॉलम करना पड़ेगा, देखो ये कॉलम तो तभी होगा, ये वाला कॉलम जो है ये कॉलम तभी एप्लीकेबल होगा अगर हम लोग के पास यूनिट अवेलेबल है, अगर नहीं भी है तो भी मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो भी मिलेगा, तो ये कॉलम हम लोग बना सकते हैं अगर लग रहा है, ठीक है। और ये कॉस्ट कॉलम तो हमारा बन ही जाएगा, ये भी बन जाएगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में, अगर ये है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, मतलब क्वेश्चन यूनिट बेसिस पे है तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा चलो, तो ये तीनों ही हम लोग बना लेंगे, जब भी हमें करने का जरूरत होगा तीनों ही बना लेंगे, क्योंकि बनाने से क्या होगा ना, हम लोगों को लिखने में बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, कभी कभी ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ ये और ये बना लिए, अब क्या होगा ना, फिर बार बार क्वेश्चन देख के माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये तो फिर भी चाहिए ना, कैसे कैलकुलेट करोगे, नहीं, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 एक था और एक क्वेश्चन नंबर 8 है। 5th नंबर देखोगे हम लोग का हो चुका था, 6th नंबर भी हो चुका है, नॉर्मल क्वेश्चन था, 7th नंबर भी हम लोग कर चुके हैं, 8th नंबर करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8, इसको बहुत ही अच्छे से सुनो, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो पहला ही लैंग्वेज हमें क्या बोल रहा है, देखो पहले यहाँ पर हमें बोल रहा है कि अजय ऑफ मुंबई, मतलब ये कौन है, ये कंसाइनर है। इन्होंने विजय ऑफ दिल्ली, ये कौन है, कंसाइनी है, इनको स्टॉक भेजा है एट इनवॉइस प्राइस, जैसे इनवॉइस प्राइस बोला मतलब कॉस्ट पे लोडिंग लगा के भेजा है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 125% ऑफ कॉस्ट। इस लाइन का मतलब हमें समझ में आना चाहिए, मतलब इनवॉइस प्राइस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली इस लाइन का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू विच रिप्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब इनवॉइस प्राइस का मतलब बताया जा रहा है, तो इनवॉइस प्राइस इक्वल टू क्या है, 125% ऑफ कॉस्ट। तो सपोज की कॉस्ट अगर हम लोगों का 100 है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा, बता सकते हो, बता सकते हो, बोलो कितना होगा, बोलो कितना होगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, पता है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, बता ही तो दिया, आप बोलो, कॉस्ट तो बता दिया है मैंने एजम्पशन लिया है, परसेंटेज है ना, इसीलिए मैंने कॉस्ट 100 लिया है, परसेंटेज के केस में हम लोग 100 ले सकते हैं ना, तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा, 125. 125. 125 होगा, है ना। इनवॉइस प्राइस कैसे निकालोगे, 125% लिखो ना, जो लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लीकेशन होता है, कॉस्ट का मतलब 100 है, मैंने माना ना 100 है, तो लिखो 100 पे 120
5% तो कितना आता है 125 आता है, ठीक है। ये 125 हो गया। मतलब अगर कॉस्ट सपोज इतना है, मतलब बेस के हिसाब से, तो इनवॉइस प्राइस 125 है, तो लोडिंग कितना है 25। 25, ठीक है 25। ये दिमाग में चले जाना चाहिए कि क्या बोल रहा है ये फर्स्ट लाइन, क्या बोल रहा है हमें, ठीक है। फर्स्ट लाइन हमें एक बेस दिया है क्वेश्चन को समझने के लिए। ये इतना कुछ इसीलिए दिया हुआ होगा कि हमें डायरेक्ट शायद प्राइस नहीं दिया हुआ है, अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस चीज का नोट डाउन कर लेते हैं अभी हम लोगों ने जो देखा, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। हम पहले ही वर्किंग नोट बनाते हैं, बाद में क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन करेंगे। तुम लोग चाहो तो सामने पेज अपना रख लो, दो ही अकाउंट बनाना है, एक पेज में हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम भी इस पेज को रख देते हैं, हम इधर ही लिखते हैं। हम पहला एक वर्किंग नोट अपना बनाते हैं, जहां पर हमें ये पता चला कि इनवॉइस प्राइस का मतलब हमें बता रखा है। इनवॉइस प्राइस का मतलब इनके हिसाब से है 125% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं लेट कॉस्ट इक्वल टू ₹100। अब ये 100 क्यों मान सके, क्योंकि ये परसेंटेज का मैटर है। तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 125% ऑफ, मतलब इंटू 100 कॉस्ट है, तो 125% इंटू 100 यानी कि 125। देयरफॉर लोडिंग हो जाएगा 125 माइनस 100 यानी कि 25, ठीक है। लोडिंग 25 हो गया। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है। विजय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बोला है कि जो भी इनवॉइस प्राइस होगा, इनवॉइस प्राइस पे बेचने से जितना वैल्यू होता है उस वैल्यू पे 10% कमीशन मिलेगा, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस, एकदम सेम दिया है। यहाँ 10% की जगह उस क्वेश्चन में शायद 5% था और ये तो 25% ही था। यहाँ एक्सेस के जगह लैंग्वेज यूज किया था उस क्वेश्चन में सरप्लस, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं। तो 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस, और अगर इनवॉइस प्राइस से जितने भी ज्यादा में बेच देंगे उस पर 25% मिलेगा, ठीक है। ये तो कमीशन का बता दिया कि कैसे करके कमीशन देना है। द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय। अजय कौन है, कंसाइनर, कितना है 10,000, ठीक है। द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय अजय, अजय को अकाउंट सेल्स मिला, किन के तरफ से, विजय के तरफ से मिला होगा, जिसपे क्या दिख रहा है, shows that विजय हैज effected sales amounting to 1 lakh in respect of 75% of the consignment। बोल रहा है वहां पर ये दिखाया गया है कि 1 लाख रुपए का सेल हो गया, 1 लाख रुपीज का सेल हो चुका है, जो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 75% ऑफ कंसाइनमेंट। अब इस लाइन का मतलब समझना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब है कंसाइनमेंट में जितने भी स्टॉक भेजे गए थे उसका 75% सेल हो चुका है, ठीक है। कंसाइनमेंट में जितने भी स्टॉक भेजे गए थे उसका 75% सेल हो चुका है, जिसको 1 लाख में सेल किया गया, मतलब जितना सेल हुआ है उसका सेल वैल्यू है 1 लाख, ठीक है। तो ये बता रहा है। फिर क्या बोल रहा है, हिज सेलिंग एक्सपेंसेस, हिज मतलब कौन, विजय का बात हो रहा है। टू बी रिम्बर्स वेयर 8,000, मतलब विजय को देना है। अजय बोल रहा है मतलब अकाउंट सेल्स देख के सोच रहा है कि अच्छा मुझे इनको 8,000 रुपए सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए रिम्बर्स करना पड़ेगा। 10% of consignment goods of the value of 12,500 were destroyed in fire at Delhi godown, ठीक है। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अब क्या बोला है, 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स, कंसाइनमेंट में जितने भी स्टॉक भेजे गए उसका 10%, जिसका वैल्यू है 12,500, वेयर डिस्ट्रॉयड, मतलब आग में जल गया, डिस्ट्रॉयड इन फायर बोला है, कहाँ जला है, दिल्ली में, दिल्ली यानी कि कंसाइनी के गोडाउन में जल गया था, ठीक है। एंड द इंश्योरेंस कंपनी पे 12,000 नेट ऑफ सैल्वेज, सैल्वेज का मतलब होता है जहां आग लगता है तो सबका स्टेप्स क्या होता है, चाहे जिसके वहां आग लगा है या आसपास के लोगों, सबका काम होता है कि आग को बुझाना। क्योंकि देखो ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग बोलेंगे उसका जल रहा है मुझे क्या, पहला तो ये बात होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा आग ऐसा चीज है कोई ऐसा बोलेगा ही नहीं, सबको डर है भाई मैं इधर से उधर फैल सकता है। तो
आग को बुझाने का कोशिश किया जाता है, बुझाने के बाद अगर कोई स्टॉक बच जाता है, जलने से बच जाता है, उसको बोला जाता है सैल्वेज। ठीक है, सैल्वेज। तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या होता है ना, जैसे मान लो ये गोडाउन है, यहाँ पर 1 लाख रुपीज का स्टॉक था, सपोज यहाँ आग लग गया और बहुत से लोगों ने कोशिश किया इसको बुझाने का, आग को, और उसके बाद जब यहाँ पर उन्होंने रेस्क्यू किया, यहाँ पर जो भी स्टॉक था, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर 80,000 रुपीज का स्टॉक जो है जल गया है और 20,000 का जो है बच गया है। जो बच गया है उसको बोलेंगे सैल्वेज, और ये हो गया है डिस्ट्रॉय। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कोशिश किए तो 1 लाख की जगह 80,000 डिस्ट्रॉयड हुआ, 20,000 बच गया। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, हम 1 लाख के ऊपर नहीं देंगे, हम 1 लाख के ऊपर किसी भी तरह का क्लेम नहीं देंगे। हम किस पे क्लेम देंगे, हम सिर्फ जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसी पे देंगे। इसीलिए ये लैंग्वेज लिखा हुआ है नेट ऑफ सैल्वेज। मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ता है पता है, उनको पहले प्रूफ देना पड़ता है कि गोडाउन में कितने स्टॉक थे, उनको ये प्रूफ चाहिए। तो हम लोगों को प्रूफ देना पड़ता है, उसका मतलब रूल्स रेगुलेशन अकाउंटिंग होता है, उसको बोला जाता है इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, उस चैप्टर का नाम होता है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को डिटेल्स चाहिए कि जब आग लगा, ठीक है, तब कितना स्टॉक था। तो जब आग लगा वो कैलकुलेट करके देख लेगी। अब कैसे कैलकुलेट करेगी, प्रीवियस ईयर का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट होगा या इस साल का जितना भी ट्रेडिंग बना था उसके हिसाब से सेल परचेज वगैरह चेक करके देख लेगी कि गोडाउन में कितना स्टॉक रह सकता है। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, टोटल स्टॉक, टोटल स्टॉक देख लेगी कितना है 1 लाख, फिर देखेगी बच गया है। ठीक है, बच गया है 20,000, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम 80,000 के ऊपर जो है क्लेम देंगे। अब क्या पूरा मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कैसा इंश्योरेंस किया हुआ है, कितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे मिलेगा, वो सब अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी पे 12,000 नेट ऑफ सैल्वेज, ये नेट ऑफ सैल्वेज। ठीक है, मतलब सैल्वेज वैल्वेज हटाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ठीक है आपका जो भी स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है उसके बेसिस पे हम 12,000 देंगे। वैसे ये हमारे किसी काम का है नहीं, हम लोग इसका यूज करते नहीं है। ठीक है, विजय रेमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय। उसके बाद विजय ने क्या किया, सेल करके जो भी पैसा आया था उससे अपना खर्चा वर्चा जो भी है डिडक्ट करवा लिया, उसके बाद उन्होंने बैलेंस रेमिट कर दिया। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, अकाउंट ऑफ विजय इन द बुक्स ऑफ अजय अलोंग विथ नेसेसरी कैलकुलेशन। ठीक है, हम लोग को 2 ही अकाउंट बनाना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, जो मैंने बोला था टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जब लिखोगे, क्या लिखे, है ही नहीं हमारे पास वैल्यू, तो फिर कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कुछ तो हिंट्स है जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो पहले अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट लिख लेते हैं, फिर देखो कैसे करके कैलकुलेशन। इन द बुक्स ऑफ अजय कंसाइनमेंट अकाउंट और विजय अकाउंट, यही 2 अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला गया। अच्छा, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग लिखते क्या है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, चाहे क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का हो या फिर क्वेश्चन नॉर्मल हो, सबसे पहला टास्क तो होता है गुड्स सेंड करने का। तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, जो कि इस पूरे क्वेश्चन में मिसिंग था, कहीं नहीं बोला था कि कितना स्टॉक भेजा गया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग के पास एक हिंट्स था कि इनवॉइस प्राइस में तो भेजा जाता है, मतलब इतना तो पक्का है कि यहाँ पर हम लोग जो रिकॉर्ड करेंगे वो इनवॉइस प्राइस पे होगा, लेकिन ये हमें खुद से कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो पहला वर्किंग नोट नंबर 1 इसी का बनना चाहिए। ठीक है, इसी के नीचे कर लेते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखे कि इनवॉइस प्राइस अगर 125 होता है, कॉस्ट अगर 100 होता है, तो लोडिंग जो है ये 25 रुपीज होता है। ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एकदम क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन से कैलकुलेट किया। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ कमीशन कैसे देना है इसके बारे में बताया। ठीक है, फिर बताया कि कंसाइनर ने क्या खर्चा किया, फिर बोला अकाउंट सेल्स के हिसाब से कितने का सेल हुआ, ये कुछ डिटेल्स बताया। फिर बोल रहा है कि जो सेल हुआ है वो 75% वैल्यूएशन है। फिर इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस बता रहा है। हाँ, ये लाइन मैंने बोला था ना, देखो क्या बोल रहा है,
जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया है दिल्ली गोडाउन में, मतलब कंसाइनी के वहां, 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स, ठीक है, मतलब जो स्टॉक को कंसाइनमेंट में भेजा गया था, तो कंसाइनमेंट में जो स्टॉक भेजा गया था वो इनवॉइस प्राइस में भेजा गया था, ठीक है। तो क्योंकि देखो लॉजिक सोचो, अगर दिल्ली में डिस्ट्रॉय हुआ है तो जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है उसके लिए विजय को प्राइस क्या पता होगा, विजय को तो पता होगा कि जो भी स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है वो एक एक स्टॉक 125 का है इनवॉइस प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो। विजय ने क्या बोला कि आपका 10% स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया, मेरे गोडाउन में आग लग गया था, जिसका वैल्यू है 12,500। तो ये वैल्यू कौन सा वैल्यू होगा, मुझे बता सकते हो? विजय जो वैल्यू बता रहा है कौन सा वैल्यू बता रहा है, कॉस्ट वैल्यू या फिर इनवॉइस प्राइस? विजय को कौन सा प्राइस पता होगा, तुम लोग ही बताओ। प्राइस। हाँ बोलो, और एक बार बात कट किया। इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस, सही बोल रहे हो, इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो ये 12,500 इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे देखो हम लिखते हैं 12,500, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 12,500, ठीक है। इसके नीचे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हम यहाँ लिखते हैं 12,500। ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10% को। कहाँ बोला है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक टोटल में कितना परसेंट होता है, कोई भी स्टॉक का टोटल परसेंट कितना होगा, टोटल परसेंटेज कितना मानते हैं हम लोग किसी भी चीज का? 100। बोलो 100, ठीक है, 100%। तो अगर 10% इतना है तो 100% कितना होगा, तो 100% हमें क्या बताएगा, टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ द स्टॉक। ये क्या है, ये है स्टॉक डिस्ट्रॉयड, ठीक है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड अगर 10% है, जो इतना है, तो 100% क्या हो जाएगा, टोटल स्टॉक, ठीक है। अब ये आईपी में है, क्यों आईपी में है, क्योंकि ये कौन बता रहा है, विजय बता रहा है, विजय को तो आईपी प्राइस पता है, ठीक है। तो ये स्टॉक डिस्ट्रॉयड आईपी प्राइस में है। तो ये 10% अगर इतना है, इसके साथ इक्विवेलेंट करके अगर 100% निकालेंगे, जो कि हमारे टोटल स्टॉक को रिप्रेजेंट करेगा आईपी में, ठीक है। अब ये कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड लगाओ, कैसे निकालोगे, बोलो कितना होगा? अगर 10% इक्वल टू 12,500 है तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कम। हम तो ऐसे करते हैं, तुम लोग अगर किसी और तरीके से करते हो कर सकते हो, ठीक है। हम तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड करते हैं। 12,500 डिवाइडेड बाई 10% इंटू 100%, बताओ कितना होगा? 1,25,000। ये क्या निकल गया, इनवॉइस प्राइस, टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ द स्टॉक, ठीक है, जो स्टॉक भेजा गया था, टोटल इनवॉइस प्राइस हो गया। तो ये हो गया आईपी ऑफ कंसाइनमेंट। अब हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पर, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, 1,25,000, ठीक है। अब जैसे ही इनवॉइस प्राइस लिखते हैं, साथ ही साथ हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा इसके लोडिंग को। उसके लिए सेम एंट्री, मतलब रिवर्स एंट्री, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये भी वर्किंग नोट 1 से निकालेंगे। लोडिंग कितना होगा, कैसे निकालोगे, सेम उसी तरीके से ही निकालना है जैसे ये निकाले हो, ठीक है। तो ये देखो, अगर यहाँ पर भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं, अगर 125 में 25 लोडिंग है तो 1,25,000 में कितना लोडिंग है, बताओ यूनिटरी मेथड करके क्या होगा। अगर 125 में 25 लोडिंग है तो 1,25,000 में लोडिंग कितना होगा, बताओ। 125 में 25 लोडिंग है तो 1,25,000 में कितना लोडिंग है, बोलो यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करके बोलो। कैसे करते हो तुम लोग, हम तो ऐसे ही करते हैं। तो हम यही बता रहे हैं, ये देखो 125 में लोडिंग है 25, ठीक है, 1 में कितना होगा, कम, 25 बाई 125, और 1,25,000 में कितना होगा, 25, 125 इंटू 1,25,000, 25,000। देखो समझ में आया कि नहीं, 25,000 लोडिंग निकल गया। हमें प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कुछ बेसिस है जिसके बेस पे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 25,000 लोडिंग हो गया, यहाँ पर निकल गया, बस यही मेनली क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ था, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी एज इट इज है, 25,000 लिख लिया। अब तो हो जाएगा, नॉर्मल हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद जो भी कंसाइनर का खर्चा है उसको हम लोग टू बैंक या कैश बोल के लिख लेंगे।
तो इनका खर्चा कुछ बताया गया था यहाँ पर, ये देखो अजय ने फ्रेट इंश्योरेंस 10,000 यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, विजय ने जो खर्चा किया वो उनका पे करना पड़ेगा। विजय का खर्चा देखो हम जो है क्या बोलते हैं उसे, कमीशन का निकाल लेते हैं सेल्स वैल्यू लिखने के बाद। तो ये देखो यहाँ पर अकाउंट सेल्स में दिखाया गया है 1 लाख का सेल हो गया और सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं सेलिंग एक्सपेंस 8,000 यही दिख रहा है और कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा बाई विजय बोल के सेल प्रोसीड, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। नॉर्मली ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं बट इस क्वेश्चन में गिवन है, देखो बताया 1 लाख का सेल हुआ है। ठीक है, 1 लाख का सेल हुआ है। अब कमीशन कैलकुलेट करेंगे, कमीशन का वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ स्टॉक डिस्ट्रॉयड भी हुआ है तो बाई एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे, जिसको हम लोग कॉस्ट में ही लिख लेंगे। अच्छा, और क्या आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस, ये वर्किंग नोट नंबर 3 पे आ जाएगा। ये 2 बनाएंगे तो फिर नेक्स्ट वाला 3 हो जाएगा। और हमें लिखना पड़ेगा बाई इन्वेंट्रीज लाइन। ठीक है, इन्वेंट्रीज बचेगा क्योंकि 75% स्टॉक बिका है, बाकी इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में इन्वेंट्रीज लाइन विथ विजय वर्किंग नोट नंबर 3 में ही मिल जाएगा। और इस पे लोडिंग रहेगा वो एलिमिनेट करेंगे। टू स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो या फिर टू क्लोजिंग इन्वेंट्री रिजर्व बोल के भी लिख सकते हो, ऐसे भी होता है। मतलब ये देखो हम और एक लैंग्वेज में लिख के दिखा देते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है स्टॉक रिजर्व जो मैंने पहले क्वेश्चन में दिखाया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं टू इन्वेंट्रीज लाइन विथ कंसाइनी, और नहीं लिखा मैंने यहाँ पर लोडिंग, ऐसे भी लिख सकते हो रिजर्व या लोडिंग एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर इसका भी वर्किंग नोट नंबर 3 होगा। अब हम लोग को वर्किंग नोट बनाना है तभी जाके आगे का कैलकुलेशन हो पाएगा। अब हम लोग निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 से, पहले तो कमीशन निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कमीशन कैसे देना है ये देखो यहाँ पर बताया था, इनवॉइस प्राइस 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस। तो कैसे निकालेंगे 10% ऑन सेल्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सेल्स, अगर इनवॉइस प्राइस पे सेल करते तो जो होता। ठीक है, अच्छा अब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इनवॉइस 75% स्टॉक बिका है, इनवॉइस प्राइस कितना है टोटल स्टॉक का 1,25,000। ठीक है, तो 1,25,000 टोटल इनवॉइस प्राइस, इसका 75% ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेल तो 75% हुआ है। तो 10% ये लिख लिया कमीशन का रेट, किस पे लगाना है सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। तो सेल कितना हुआ है इनवॉइस प्राइस का 75% करेंगे क्योंकि 75% स्टॉक सेल हुआ है। अब यहाँ पर जितना आएगा उतना ही कमीशन हो जाएगा। देखते हैं कितना हो रहा है, 1,25,000 इसका 75% करेंगे तो इनवॉइस वैल्यू निकल के आ जाएगा सेल का इंटू 10%, 9,375। और भी एक तरीके का यहाँ पर कमीशन का बात हुआ है, 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस, 25% ऑन एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो 25% मिलेगा। अगर हम लोग इनवॉइस प्राइस से एक्सेस में बेचते हैं तो देखो हम लोगों ने जो स्टॉक बेचा उस पे हम लोगों ने कितना सेल वैल्यू हुआ है 1 लाख, उसका इनवॉइस प्राइस कितना है 90। अच्छा ये निकालना पड़ेगा फिर, चलो कोई बात नहीं हम लोग निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं एक बार 10% इंटू ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो रहा था 93,750। इसका क्यों ऐसा निकाल रहे हैं हम बताते हैं, देखो इसका लॉजिक बता देते हैं। 1,25,000 एक बार चेक कर लेते सही हो रहा है कि नहीं। हाँ, और ये हो जाएगा 9375 कमीशन। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आया आईपी वैल्यू ऑफ, मतलब कैसे लिखे, मतलब इनवॉइस प्राइस
ऑफ सेल वैल्यू, ठीक है, आईपी वैल्यू ऑफ सेल वैल्यू मतलब जो सेल हुआ है, आईपी वैल्यू ऑफ सेल, ठीक है, जितना स्टॉक सेल हुआ है उसका इनवॉइस प्राइस। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेस जो भी रियलाइज्ड हुआ है। अब एक्सेस किस बात का बोल रहा है कि एक्सेस रियलाइज्ड ओवर आईपी, ठीक है, रियलाइज्ड ओवर आईपी। ये देखो, एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर आईपी, आईपी से जितना भी ज्यादा रियलाइज्ड किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने 1,00,000 रुपए का सेल किया, मतलब विजय ने 1,00,000 रुपए का सेल किया जिसका इनवॉइस प्राइस था 93,750, ठीक है, क्योंकि इतना ही हम लोगों ने सेल किया जिसका आईपी वैल्यू 93,750, 75% सेल किया जिसका आईपी वैल्यू 93,750, माइनस 1,00,000 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना एक्सेस हो रहा है, इंटू 25%, तो ये हो गया 1562.5। तो यहाँ पर लिखते हैं 1562.5, अब ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो टोटल कमीशन पता चल जाएगा 9375। तो ये तो पॉइंट में आ गया 10937.5। हम लोग एक काम करते हैं, इसको 8 कर लेंगे, 0.5 नहीं लिख रहे क्योंकि लेजर में 0.5 लिखने से वो देखने में अजीब ही लगेगा, ठीक है। इसको हम लोग एक काम करते हैं 10,938 कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन में कर रहे हैं, 0.5 लिखेंगे तो लेजर फिर 0.5 से आएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम लोग अपना वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालें। यहाँ पर ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, ये तो निकल गया, ये तो आसानी से निकल गया, लेकिन इस पे सोचना पड़ेगा। हम लोगों का सेल वैल्यू है 1,00,000 और 75% सेल हुआ है, जिसका सेल वैल्यू 1,00,000 है और जिसका आईपी वैल्यू ये है, ठीक है। तो आईपी से जितना भी ज्यादा हो रहा है उतने का हमें 25% कमीशन मिलेगा। हो गया। अब लास्ट जो हम लोग को करना है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस। देखो, यूनिट तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट, यहाँ पर लिखते हैं इनवॉइस प्राइस और यहाँ पर लोडिंग। अब वही वाला क्वेश्चन आ गया, देखो, जहां कोई यूनिट है नहीं तो हमें प्रोपोर्शनेट करके ही निकालना पड़ेगा जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बाय अजय। अच्छा, कॉस्ट अगर देखें तो कॉस्ट कितना है, ये देखो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट हम लोगों ने निकाला नहीं है, चलो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, आसान सा बात है, 1,25,000 में लोडिंग कितना है, 1,25,000 में लोडिंग है 25,000, इसके नीचे लिख दो लोडिंग 25,000, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा 1,00,000, ठीक है। कॉस्ट 1,00,000 मिल गया यहाँ से, ये देखो 1,00,000 का कॉस्ट, 1,25,000 का आईपी और लोडिंग 25,000, ठीक है। अब ऐड होगा ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय अजय। तो उन्होंने तो एक ही खर्चा पे किया है, खर्चे का नाम है फ्रेट इंश्योरेंस, ऐसा कुछ, फ्रेट इंश्योरेंस 10,000, 10,000 यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा, लोडिंग में कुछ नहीं होगा, इसके साथ लोडिंग का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया हम लोग का 1,10,000, 1,35,000। लोडिंग तो अभी अभी हम लोग का एक ही बार हुआ है, हम इसको ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये लोडिंग हम लोग का तभी होता है जब हम लोग स्टॉक भेज रहे हैं। अब फिर से लोडिंग कैलकुलेट क्या होगा, बस एलिमिनेट ही करना है लोडिंग का, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग निकालेंगे और एबनॉर्मल लॉस का बस। अच्छा, अब ये स्टॉक गया, स्टॉक जाने के बाद पहुंच गया, उसके बाद डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर पहले नहीं निकालेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे, टोटल, ऐसे लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय अजय, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यही वाला स्टॉक कंसाइनी को मिल गया, ठीक है, क्योंकि उनका अभी जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो उनके गोडाउन में हुआ है, यही वाला कंसाइनी को मिल गया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय अजय एंड रिसीव्ड बाय
विजय, ठीक है, क्योंकि कोई डिस्ट्रॉय या फिर कुछ स्टील इन ट्रांजिट ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी यानी कि विजय। अब विजय का देखो ना, खर्चे का नाम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस ये रिकरिंग होता है, कमीशन ये तो नहीं आता है, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो है ये हम लोग का नहीं आएगा, नॉन रिकरिंग। इसका मतलब यहाँ पर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय विजय, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैंने ये लिख दिया ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ये लिखने का कोई जरूरत ही नहीं था, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि तुम लोग समझो कि यहाँ है नहीं, तो इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया। अब ये हो गया स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। वैसे तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते थे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सेंड बाय अजय, रिसीव्ड बाय विजय एंड अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल हो गया। अब यहाँ से हम लोग दिखाएंगे कि लॉस कितना हुआ, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। अब एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है उसका वैल्यू करेंगे। अच्छा, कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ है यहाँ पर 10%, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है 10%, तो यहाँ पर लिखते हैं 10% ब्रैकेट में, क्योंकि यूनिट तो है नहीं। तो 10% मतलब 1,10,000 का 10% मतलब होता है 11,000, 1,35,000 का 10% मतलब होता है 13,500, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कितना बचा, ठीक है, माइनस करने से पता चल जाएगा रिमेनिंग 99,000, ठीक है। और इसके हिसाब से 1,35,000 माइनस 13,500, तो ये हो गया 1,21,500। ये बचा हुआ स्टॉक, अब इसमें से सेल हो गया होगा। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग के पास टोटल, अब यहाँ पर यूनिट है नहीं, 100% स्टॉक था, ठीक है, उसमें से 10% लॉस्ट हुआ, 75% सेल हुआ, तो जो बचेगा वही क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 माइनस 75, तो 15% स्टॉक बचता है, ठीक है, 15% स्टॉक बचता है। अब हम लोग को 15% का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो है ये 100% है, ठीक है, ये 10% है, तो ये बचा हुआ स्टॉक कितना हो गया 90%। तो 99,000 अगर 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 15% को कितना रिप्रेजेंट करेगा 16,500, ठीक है। यहाँ पर भी सेम तरीके से निकालेंगे, 1,21,500 रिप्रेजेंट कर रहा है 90% को, तो 15% को कितना रिप्रेजेंट किया, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 20,250, इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पर ये इस पे हम लोग अब क्या निकालेंगे, अपना लोडिंग निकालेंगे, ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, लोडिंग निकल जाएगा 3,750, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस जो था उसको तो हम लोगों ने ये वाला लेना है, वैसे इसका लोडिंग अगर देखोगे तो 13,500 माइनस 11, लोडिंग होता है 2,500, ठीक है, लोडिंग निकल गया। हम लोग इसके लिए तो यही वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब देखो अगर तुम लोग यहाँ पर पहले क्या करते हो, सेल का दिखा देते हो तो भी बात एक ही रहेगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा एबनॉर्मल लॉस जो है वो कंसाइनी के वहां पर हुआ है, ठीक है, तो 10% स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है, तो हम लोगों ने उसी हिसाब से दिखा दिया। चलो अब लिख लेते हैं, जैसे कि ये क्लोजिंग स्टॉक आएगा, इसको आईपी में लिखना है 20,250, यहाँ पर लिखेंगे 20,250, लोडिंग लिखेंगे 3,750, और एबनॉर्मल लॉस को हम लोग कॉस्ट में लिखेंगे, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट में लिखेंगे 11,000, हो गया। अब क्रॉस पोस्टिंग भी कर लेते हैं, यहाँ पर विजय अकाउंट में लिखेंगे टू गुड्स, टू कंसाइनमेंट होगा, सेल 1 लाख बाई कंसाइनमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस और कमीशन, सेलिंग एक्सपेंस और कमीशन, 8,000, कमीशन था 10,938, वर्किंग नोट नंबर 2 10,938 बाई बैंक, फाइनल रेमिटेंस
1 लाख, अच्छा 1 लाख माइनस 8,000 माइनस 10 938 81,062 रुपीज, ये फाइनल रेमिटेंस होगा। अब ये कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 11,000 प्लस 20,250, 1,56,250, 1,56,250 माइनस 1,25,000 माइनस 10 और 8 18,000 माइनस 10,938 माइनस 3,750। अच्छा लॉस आ गया, इतना सारा मेहनत करवाया लॉस आ गया, चलो कोई बात नहीं, लॉस लिखेंगे। अच्छा तो इसका मतलब इधर ज्यादा है, ठीक है। लॉस आ रहा है 1438, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बाई पीएल लॉस ऑन कंसाइनमेंट, या फिर बाई लॉस ऑन कंसाइनमेंट भी लिखोगे तो भी एक ही बात होता है, ठीक है। लॉस ऑन कंसाइनमेंट, ये बैलेंस करके आ गया। अच्छा तो फिर इधर तो ज्यादा होगा, इधर कितना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा, इस पे ऐड कर लेते हैं ना। 1,56250 आया था, तो ये इधर आना चाहिए एक्चुअली 1,57,688 होगा। इस पे हम लोग अगर 156,250 माइनस करते हैं, ये आ रहा है, ठीक है चलो। हाँ सही किया है मैंने, ऐसे करके ऐड करने से भी तो आ जाएगा, नहीं तो तुम लोग एक बार पूरा कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है यही आएगा 1,57,000। मैंने चेक कर लिया, इसको ऐड कर दिया ना, ऐड करने से पता चल गया। तो ये इतना सारा मेहनत तो करवा लिया हम लोगों से, और आखिर में बिजनेस में लॉस कर लिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर इनका लॉस आया, अभी तक हम लोगों ने एक भी लॉस वाला क्वेश्चन नहीं किया, बट ये वाला आया। तो इसमें काफी सारा चीज था, ये हम बोलेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज यहाँ पर एडजस्टमेंट दिए हुए हैं अलग अलग तरीके का, तो इसको एक बार तुम लोग को जरूर अच्छे से देखना चाहिए। अच्छा इसके बाद हम लोग का बाकी बचता है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 2, और ये 1 2 और यहाँ पर 4 आई थिंक, ठीक है 3 वाला हम लोगों ने कर लिया था। तो अभी हम लोग क्योंकि सारा चीज कर चुके हैं, तो तुम लोग ये तीनों जो है खुद से एक बार देख सकते हो। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है 3 मैंने लास्ट दिन करवा दिया था, तो ये हम तुम लोग को होमवर्क में देते हैं। यहाँ पर तीनों क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, तीनों शायद इनवॉइस प्राइस का ही है, सिर्फ 4th नंबर के अलावा, मुझे 4th नंबर का पूरा पूरी तो याद नहीं आ रहा है, 4th नंबर के अलावा ये भी इनवॉइस का, ये भी, इसमें भी एक कुछ सेलिंग प्राइस गिर जा रहा है, इसके ऊपर कुछ है, मतलब मार्केट प्राइस जो है फॉल कर रहा है प्रोडक्ट का, उसके ऊपर है, ठीक है। होगा तो करो, नहीं होगा तो हम तो करवाएंगे ही, ठीक है, हो भी जाता है तो भी हम करवाएंगे। तो ये तुम लोग को होमवर्क देते हैं, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन आई होप कि खत्म हो जाएगा। थैंक यू मैम। ठीक है।